हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी और हमारी स्पेशल सीरीज़ याराना में आपका स्वागत है। याराना में होगा क्या? याराना में याराना मेरा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका भी याराना होगा एक स्पेशल स्टार के साथ। और राइजिंग स्टार उन्हें कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी क्रिकेट एकेडमी से जो आप देख रहे हैं स्पार्टन्स क्रिकेट एकेडमी, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके पीछे भी। खुद उन्होंने ये एकेडमी बनाई इन द सेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रहा है इसको बनाने में। उसके बाद कैसे वो आगे अपने करियर में सीढ़ियाँ चढ़े हैं, पूरी कहानी बताएंगे आपको। अंडर 19 एज ग्रुप क्रिकेट, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, IPL, और अब उनकी निगाहें हैं सीनियर इंडिया कैप पर। चाहे मैं 5 विकेट ले लूँ पर टीम नहीं जीत रही, वो कोई काम नहीं आएंगे। जब टीम नहीं जीत रही तो बस ये रहता है कि टीम जीताऊँ मैं, तो वो चीज़ लेके चलता हूँ मैं। रिजेक्शन तो हर किसी की लाइफ में आता है, हर किसी फील्ड में भी आता है। आपको भी पता होगा, आपकी फील्ड में भी आता है, हमारी फील्ड में भी आता है। पर उनको टैकल अपन यही कर सकते हैं कि अपना जब टाइम आए तो अपन उसको अच्छे से यूज़ करें, जो अपन को मौका मिले। लास्ट ईयर भी अच्छा कर रहे थे, वो लक हमारे साथ नहीं था। मुझे लग रहा है इस बार हमारे साथ लक भी आएगा, ट्रॉफी भी आएगी। फिर जब हम लोग यहाँ काम करना चालू किया हम लोग का सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पैसे नहीं थे। कुछ पैसों से हमने शुरुआत करी, तो अब लैंड ले लिया था, बनाना तो था ही, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मजदूरी करें। जैसे आपने ये विकेट देख रहे होंगे, नेट्स देख रहे होंगे, जो विकेट बनाए हैं सीमेंट विकेट में भी हमने किए, तो वो डिफ़िकल्ट समय था, बट उसको हमें पता था कि आज हम काम करेंगे तो इन फ्यूचर हमारी ये जगह काम आएगी। ये खुद भी भावुक सा हो गया था, लाइन पे थे हम तीनों पे, क्योंकि जब हमने शुरुआत करी थी ना, तो नोइंगली या अननोइंगली हमारी आदत थी, मेरी आदत थी, मैं बोला करता था कि इंडिया खेलेगा, कोई IPL खेलेगा। बस यही है कि ये IPL जैसे आया, जैसा पिछला किया, तो बस मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा और अपने आप को मतलब प्रूव करने की वापस यही है कि पिछले साल प्रूव किया तो इस साल वापस प्रूव करूँ अपने आप को। रवि, वेलकम टू द शो। आप हमारे पहले गेस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुझे अपना पहला गेस्ट बनाने के लिए। सबसे पहले ये बताओ, IPL की तैयारियां चल रही होंगी ज़ोरों से। IPL जो अब की बार तो नाम भी बदला है, और नाम बदलने के साथ साथ ये भी कोशिश होगी कि जो तकदीर है, बड़ी लंबे अरसे से IPL ट्रॉफी का वेट है पंजाब किंग्स को, वो भी खत्म हो। स्क्वाड से पहले बताइए, ओवरऑल खुश हैं आप? बिल्कुल, बहुत सारे स्क्वाड से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, क्योंकि इस बार हमारे जो चेंजेस हुए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि डेविड मलान आ गए हैं, चाहे रिचर्डसन है, शाहरुख खान है, तो ये सारे बहुत एक परफेक्ट पैकेज की तरह हम यूज़ होगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि इस बार लग भी रहा है कि हम अच्छा करेंगे। लास्ट ईयर भी अच्छा कर रहे थे, वो लक हमारे साथ नहीं था। मुझे लग रहा है इस बार हमारे साथ लक भी आएगा, ट्रॉफी भी आएगी। ट्रॉफी भी आएगी। मैं आप सब लोगों को बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। वैसे मैं पर्सनली जो टीम सपोर्ट करता हूँ वो राजस्थान रॉयल्स है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी। लेकिन आप देखिए, राजस्थान के होते पंजाब की तरफ से खेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ज़रूर होता है कि जब राजस्थान के अगेंस्ट आप बॉल करते हैं, क्योंकि एक बड़े ही तगड़े विकेट टेकिंग ऑप्शन आप हैं, और पंजाब ने भी जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसती है पंजाब, आपको बॉल देती है, वो सिचुएशंस आप ज़्यादा इंजॉय करते हो कि जहाँ पर लगे कि यार टीम शायद थोड़ा नीचे जा रही है, अब मेरे ऊपर है यहाँ से ऊपर लेके जाना है। बिल्कुल, जब भी आपको बॉलिंग मिले तो आप इंजॉय तो करते हैं, क्योंकि हम गेम को इंजॉय करते हैं। बॉलिंग चाहे किसी भी सिचुएशन में मिले, बस मेरा तो यही रहता है कि जब मुझे बॉलिंग मिले मैं कैसे टीम को जिता सकता हूँ, तो वो मेरे मन में रहता है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। और ऐसी सिचुएशन हो और आप परफॉर्म करते तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और रवि की एक खास बात यह है कि रवि, जैसे हम लगातार बात करते हैं कि एक इंस्पिरेशन है अभी से ही, मतलब इतनी यंग एज में एक इंस्पिरेशन क्यों है ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि हम जो पीछे एकेडमी देख रहे हैं, स्पार्टन्स क्रिकेट एकेडमी, ये रवि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे भी, कि जोधपुर को क्रिकेट के लिए उतना जाना नहीं जाता, यहाँ पर क्रिकेट की फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, और आप लोगों ने एक सपना यहाँ पर, शायद उसे सपना कहूँ या विश्वास, इसमें थोड़ा सा मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि सपना होता है कि आप सोचते हो, देखते हो, और विश्वास ये होता है कि आप किसी चीज़ के पीछे लग जाते हो। तो ये एकेडमी जो है यहाँ पर आपकी खुद की बनाई हुई है। प्रद्योत सर हैं, उनके पास भी जाएंगे अभी। पहले आप वो सफ़र बताइए कि जब आपने शुरुआत करी, आपको क्या था कि यहाँ से आपको लग रहा था कि कोई भी क्रिकेटर नहीं बना है, मैं एक रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जोधपुर को। उसके बाद आपने इंडिया रिप्रेजेंट जब किया था, तो वो इनिशियल फेज़ का स्ट्रगल बताइए किस तरीके से रहा था? बिल्कुल, इधर आपने जैसे बताया कल्चर नहीं था क्रिकेट का, क्योंकि ऐसे कुछ एकेडमीज़ थी नहीं यहाँ पे। तो जब ये आया था शाहरुख भाई के, प्रद्युत भाई के पास, कि हम अगर अपनी एकेडमी बनाए और अपन खुद के पास जगह होगी खेलने की तो बहुत अच्छा रहेगा, तब सोचा तो था, पर उसके लिए फ़ंड भी चाहिए होता है। जैसे हर चीज़ के लिए फ़ंड चाहिए होता है, तो आप कुछ बनाओगे तो फ़ंड नहीं था, तो उसके लिए हमें खुद को काम करना पड़ा। जैसे आपने ये विकेट देख रहे होंगे, नेट्स देख रहे होंगे, जो विकेट बनाए हैं सीमेंट विकेट में भी हमने किए, तो वो डिफ़िकल्ट समय था, बट उसको हमें पता था कि आज हम
काम करेंगे तो इन फ्यूचर हमारी ये जगह काम आएगी। और जैसे अब देख भी रहे हैं सब जने प्रैक्टिस करें तो हमारे ही काम आ रही है। और अब तो यहाँ से और लड़के तैयार हो रहे हैं, हम देख रहे हैं जिस तरीके से खेल रहे हैं। जब शायद आप होते होंगे तो इतनी भीड़ नहीं रहती होगी, आप ही कुछ लोग रहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग फेज में बहुत कम जने। कब शुरू किया था यहाँ पर आपने जो काम शुरू हुआ था? 2015 में किया था। 2015 मतलब तब आप सिर्फ 15 साल के? अप्रैल में, यस यस। 15 साल के थे। वो विकेट बता पाएंगे आप जहाँ पर मेन काम शुरू हुआ था? 2 ये विकेट और 2 ये वाले विकेट। पहले ये 2 विकेट्स हैं जी, अब बाद में बने, ये तो सारी अभी बने ही सब। अच्छा, ये बाकी फिर बाद में बीच के जो 2 विकेट्स हैं, ये 2 टफ विकेट और 2 सीमेंट विकेट। 2 सीमेंट और 2 टर्फ के, ये आपसे यहाँ से इस एकेडमी की शुरुआत हुई थी। तो अब चलते हैं प्रद्योत सर के पास भी, वो भी आई थिंक थोड़े फ्री हो चुके होंगे अभी, हालांकि वो थोड़ा कोचिंग में बिजी थे। अब उनसे जानेंगे कि यार कैसे एक जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक एकेडमी बनाई गई, फिर रवि ने रिप्रेजेंट किया यहाँ से IPL इंटरनेशनल, और फिर वो औरों के लिए भी रोल मॉडल बन चुके हैं। तो एक गाइडिंग फोर्स हमेशा बहुत ज़रूरी होती है। गुरु का रोल हम कहते हैं कि शायद गुरु उतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है, उतना ज़्यादा अचीव नहीं करता, लेकिन उसके स्टूडेंट्स उसका नाम करते हैं। तो उस बॉन्ड के बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएँ। बिल्कुल, बहुत सपोर्ट किया मेरे डिफ़िकल्ट टाइम में मेरे साथ थे। जब स्टार्टिंग से जब बता रहा हूँ मैं आपको, उस टाइम भी हमारे साथ थे, क्योंकि कुछ नहीं था तब भी वो हमारे साथ है, सब कुछ है तब भी वो हमारे साथ है। तो बहुत ज़रूरी है आपको आपके साथ एक गुरु हो। ऐसा नहीं है कि आप 4-5 गुरु हो, एक गुरु हो, वो आपके हमेशा साथ रहेंगे और आप उनका सुनोगे तो आपके लिए हमेशा अच्छा होएगा। क्योंकि मुझे बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में भी उन्होंने सपोर्ट किया कि तू ये कर सकता है, तू अपने आप में बिलीव कर। तो वो आपके साथ होंगे तो मुझे लगता है आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो अब ज़रूरी ये है कि उनसे भी मिल लिया जाए, उनसे भी बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रद्योत सर के पास, जिन्होंने इस एकेडमी को तैयार किया, रवि को तैयार किया, और एक पूरे जोधपुर में यंगस्टर्स को एक विश्वास दिया कि अगर रवि कर सकता है तो आप सब भी कर सकते हैं। और आप देश में कहीं पर भी हैं, कोई भी आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है, एक विश्वास होना चाहिए और मेहनत होनी चाहिए। प्रद्योत सर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। और यही बात कर रहा था मैं रवि से, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं और पर्टिकुलरली जिस विकेट पर खड़े हैं, आपने, शाहरुख सर ने, रवि और कुछ और जो बच्चे थे शुरुआत में, खुद आप लोगों ने विकेट बनाया। और वही चीज़ है कि एक विज़न रखना और एक खुद पर भी विश्वास रखना कि यार हम कुछ कर सकते हैं। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि फैसिलिटीज़ नहीं है या नहीं हो सकता है। उस चीज़ के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कब ये डिसीजन लिया गया और कैसे आप रवि से सबसे पहले मिले थे और फिर कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? रवि से तो 2010 में मिले थे जब हम लोग राजस्थान के लिए खेलते थे, मैं और शाहरुख। अच्छा। बट फिर बीच में हम लोगों ने एक ब्रेक लिया था कुछ, क्योंकि जोधपुर से जनरली होता ये था कि करियर इतना बनता नहीं था क्रिकेट। तो एक टाइम के बाद आपको पढ़ाई की तो जाना पड़ता था या किसी जॉब की तो जाना पड़ता था। तो हम लोग बीच में 4 साल चले गए थे जॉब करने के लिए, फिर हमने जॉब छोड़ी, वापस आए। तो 2010 से 14 आप जॉब में बिजी हो गए थे। और रवि, क्योंकि आपके लिए हमेशा से प्रद्योत सर हों चाहे शाहरुख सर हों, ये शुरू से एक चाहे गुरु कह लें या बड़े भाई कह लें, उसकी तरह गाइडिंग फोर्स की तरह रहे। तो जब जिन 4 साल में ये नहीं थे, उस टाइम क्या आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया था यहाँ पर क्रिकेट खेलना? बिल्कुल मुश्किल ही था, क्योंकि ये थे पहले, फिर नरेंद्र सर आते थे, वो भी नहीं थे उस टाइम, क्योंकि वो भी उनका थोड़ा पर्सनल इशू भी थे और फैमिली का भी था उनके, क्योंकि एज भी था, उनको हार्ट अटैक भी आ चुके 2 बार। तो फिर और मुश्किल था कि हम जहाँ प्रैक्टिस करते थे वहाँ एक टाइम ही प्रैक्टिस मिलती थी हमें, तो और फिर हमें इधर-उधर घूमना पड़ता रहता था। फिर जब ये आए तब वापस दोबारा शुरू हुई। तो जब आप शुरुआत में मिले तब ये मीडियम पेसर थे, फिर आप जब चले गए उसके बाद इनको सिर्फ फील्डर बनकर भी रहना पड़ा है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि 2010 से 14 जब आप नहीं थे, रवि ने, देखिए ये काफ़ी एक अलग सी स्टोरीज़ हैं जो सामने आती हैं। उन 4 सालों में जब रवि को क्रिकेट नहीं मिल रही थी, रवि जहाँ भी मैचेस होते थे वहाँ पर 12th मैन के तौर पर फील्डिंग करते थे। फिर उसके बाद जब आप दोबारा वापस मिले और जब आपने बताया कि यार हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, उस टाइम आपने जब रवि से बात करी, ये सबसे पहले आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि आप लोग बता रहे हो आप जॉब्स में सब लोग इन्वॉल्व हो चुके थे, आप, शाहरुख सर, उसके बाद ये कहाँ से सडनली वापस हुआ कि यार नहीं, क्रिकेट ही है जहाँ हमें कुछ करना है, ये कॉर्पोरेट लाइफ नहीं जीनी? मेरे फ्रेंड है नरेंद्र सिंह जी, तो उनके पास हम लोग चाय पीने बैठे थे एक दिन शाम को। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा मोटिवेट किया, कितने साल क्रिकेट खेला और अब इस तरीके से तुम लोग जॉब में चले गए, तो तुम लोग कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ताकि तुम्हारा क्रिकेट में वापसी हो तुम्हारी। तो फिर हम लोगों ने दोनों ने डिसाइड किया कि अकेडमी बनाएंगे। तो फिर जब इन बच्चों से बात करी, बच्चे भी थोड़ा एक्साइटेड थे, जस्ट बिकॉज इनके पास भी कोई जगह नहीं थी। और दूसरा एक जो लाइक मेरे को ऐसा मानना है कि जो क्रिकेटर होता है एक बार क्रिकेट के अंदर रह जाता है तो थोड़ा क्रिकेट छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे अंदर भी वो था कि, और शाहरुख के अंदर भी था कि नहीं वापस क्रिकेट में आना है। तो बच्चों से बात करी, बच्चे भी थोड़ा सा एक्साइटेड थे कि नहीं भैया अपन जैसे तैसे करेंगे। फंड्स नहीं थे हम लोगों के पास, फाइनेंसिस नहीं थे किसी तरीके से भी। तो मेरा जो ये जिस लैंड पे भी आप खड़े हैं, जो मिला है मेरा फ्रेंड का, हिमांशु का। अच्छा। तो ये भी बड़ा मुश्किल से मिला। तो पता करते करते, मेरा ही फ्रेंड था, मेरे पास में ही था, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो किसी ने मुझे बैंक में बताया कि जिस बैंक में मैं काम करता था कि आपके फ्रेंड की वहाँ पर लैंड है। उसने हाथों हाथ हाँ कर दी। फिर जब हम लोग यहाँ काम करना चालू किया हम लोग, तो हम लोगों का सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पैसे नहीं थे।
कुछ पैसों से हमने शुरुआत करी, तो अब लैंड ले लिया था, बनाना तो था ही, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मजदूरी करें। तो खुद आप लोगों ने यहाँ पर खुद से मेहनत करी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बेसिकली जैसे जनरली हम ये कहते हैं कि यार ये एकेडमी है जिसने इस प्लेयर को बनाया है, तो रवि कह सकते हैं कि इस एकेडमी को तो खुद हमने ही बनाया और उसके बाद हमने इसको और बड़ा बनाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रवि शुरुआत में, क्योंकि देखिए जब हम बच्चे होते हैं तो शायद दो तरीके से होती हैं चीज़ें, हम दो तरीके से सोचते हैं। तो उस टाइम क्या था, इतना ज़्यादा पता नहीं था और वो जुनून था, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा पुश मिला कि यार करना है, भैया पर भरोसा है, शाहरुख भैया पर भरोसा है, अपनी जो टीम है, जो साथ के लड़के थे उस टाइम आपके, उन पर भरोसा था कि खुद कर रहे हैं। और वो स्ट्रगल बताइए, ये पिच तैयार करना, उसके लिए सॉइल कलेक्ट करना, उसको सॉइल को जो आप बता रहे थे कि यार पूरा 6 ट्रक की आई थी और उनको पूरा पाउडर्ड फॉर्म में करना, वो स्ट्रगल कैसे था? बिल्कुल भैया पे भरोसा था ही। और हम जब 7-8 जने थे जो साथ में, तो उन सबको ये था कि अभी हमारे पास जगह नहीं है, जगह होगी तो फिर हमारे लिए अच्छा चीज़ें होती रहेगी। बाद में सभी को पता था प्रैक्टिस मिलेगी तो हम अच्छे बनते जाएंगे और मैचेस खेलेंगे। तो भरोसा था। तो भैया कहते थे कि ये कर सकते हो शाहरुख भैया, प्रदीप भैया, अपन ये करेंगे तो अपन को इससे फ़ायदा होगा। और जो पाउडर की सॉइल की वो बात है, तो ब्लैक सॉइल आपको पता हार्ड होती है, उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। और 6 ट्रक को पहले तो 2 विकेट बनाना, फिर उनके बाद जो हमारे इधर क्रिएटर थे उन्होंने कहा मिट्टी तुम्हारी थोड़ी सॉफ्ट है तो इसको भी हार्ड कर देते हैं। अच्छा। बाकी आपने ग्राउंड में नहीं देखा होगा कि ग्राउंड में भी काली मिट्टी लगी, पर हमने इधर ग्राउंड में भी काली मिट्टी डाल दी। ये काली मिट्टी तो आप देख सकते हैं, पीछे भी अगर हम उधर रोल करें तो उधर बैटिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा एरिया जो है आपने इसी तरीके से बनाया है और खुद से तैयार किया है, तो उससे एक अटैचमेंट भी रहता है हमेशा अलग से। वो फेज़ कैसा था और उस फेज़ के दौरान कभी सर बीच में ऐसा लगा था कि यार ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं खुद तो उलझ गया हूँ, ये बच्चे मेरे चक्कर में ऐसा ना हो कि यार वो भी इधर उधर ना हो जाएं, क्योंकि आप इंटेंशन सही थी कि एक सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, बट बीच में कभी कभी होता है यार, एक फेज़ आता है लाइफ में, किसी भी आप फील्ड में काम कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन वाला फेज़ आता है जहाँ पर लगता है कि चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं। वो चीज़ कभी महसूस करी? बिल्कुल महसूस की। उस दौरान जब हम लोग काम करते थे 6 महीने, जैसे हमने ये रिगरस लेबर किया था मैं कहूँगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज सुबह 8 बजे आते थे हम लोग, और इस धूप में जो आप बोल रहे हैं कि ये अभी उतनी कड़कती धूप है नहीं, ये तो नॉर्मल सी, और मेरे पसीने छूट रहे हैं अभी तो इसमें। इसमें ये कुछ धूप नहीं है। और हम लोग यहाँ से 8 बजे आके शाम को 6 बजे तक काम किया करते और थे। खाना पीना उस दौरान? खाना पीना ऐसा होता था कि कभी समोसा आ जाता था, पैसे होते थे जिस दिन, और नहीं होते तो उस दिन काम चला लेते थे। मतलब हमारे दिमाग में ये था कि हम लोग को ये जगह बनानी है हमारे लिए, फोकस ये था, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो चुकी थी। दूसरा जैसे मेरी भी फैमिली हो, रवि की भी हो, शाहरुख की, सब चिंतित थे। देखो क्या होता है कि यहाँ पर एक कल्चर नहीं था स्पोर्ट्स का, कभी यहाँ से कोई आगे नहीं निकला था, तो वो फैमिली तो परेशान होती थी, तो उनका भी फ्रस्ट्रेशन निकलता था हमारे ऊपर। कभी कभी लेट भी घर पहुँचते थे हम लोग कि भाई हाँ चलो लेट पहुँचे, ताकि वो सब, मैं तो जैसे 10 बजे पहुँचा करता था ताकि वो सब सो जाए, ताकि पहुँचो, ताकि कुछ कहने सुनने को डांट ना सुनने को मिले। और इनके साथ भी बेचारों के साथ वैसे ही होता था। लेकिन हम सब जो 8 से 10 जने थे, हम लोग थोड़ा सा जुनून कहते ना, जुनून और विश्वास इतना हमारे अंदर आ गया था कि बस अब ये काम सोच लिया था, ठान ली थी करनी। तो हम लोग ने जैसे मेरे को डेट से अच्छे से याद है, 17 सितंबर 2015 को काम चालू किया था। ओके। और मार्च 2016 में काम कंप्लीट हो गया था। तो 2016 के बाद रवि आपके पास सारी फैसिलिटीज़ थी जो शायद जोधपुर में पहले नहीं हुआ करती थी, जिसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता था। उसके बाद अगर आप अपनी जर्नी बताएंगे किस तरीके से स्टार्ट किया? बिल्कुल, फिर जगह होगी तो आपके पास टाइम अपना है, फिर आप सुबह से शाम तक कर सकते हो। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था कि अब हम सब साथ में थे, ग्रुप अच्छा था हमारे प्रैक्टिस के लिए, तो फिर प्रैक्टिस करते थे। तो अब वही था कि अब हमको आगे ही सोचना, पीछे नहीं जाना है। तो यहाँ से कि प्रैक्टिस करो तो आगे खेलने की सोचो, या फिर बड़ा सोचोगे तो और अच्छा होगा। तो फिर प्रैक्टिस करते थे, फिर जो छोटी छोटी बीच में आती रहती है, हेडल्स आते रहते, तो उनको टेक ओवर कैसे। पर आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस करते थे, और ये शायद आपको बताया आपकी मदर ने, जब आप कहीं इधर उधर जा रखे थे और उन्होंने बताया कि एक लड़का है जो दिन भर कड़कती धूप हो चाहे कोई भी मौसम हो, वो दिन में आता है अकेला इस स्टंप्स पे बॉल कर रहा होता है। तो वो आपको कब पता चला था और उसके बाद क्या इंटरेक्शन आपने रवि से किया था? 2017 की बात है। मेरा जो घर है अकेडमी जिसमें नहीं था उस वक्त, तो दिखता था वहाँ से कौन यहाँ पर प्रैक्टिस करता है। तो ये बात है मई जून की, जब यहाँ पर सबसे पीक पे होती है गर्मी, और गर्मी बहुत अच्छी खासी होती है, लाइक 45 से 50 के बीच में टेम्परेचर वेरी करता है। उस दौरान मैं जयपुर गया था मैच खेलने के लिए, तो वापस आया, खाना खाने बैठा, तो मम्मी ने बोला कि यार एक लड़का है दोपहर में तेरे प्रैक्टिस करता है, उसको समझा कि गर्मी चढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मी इतनी यहाँ पर होती है ना कि वो सर में चढ़ जाती है। मैं उस दिन आके मैंने बाहर देखा, आप प्रैक्टिस कर भाई साहब यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। मानो तो मिर्गी चढ़ गई है क्या? मैं कहा सुबह शाम बहुत टाइम होता है प्रैक्टिस करने का, लेकिन इसके अंदर वो जुनून था, वो शुरू से ही रहा है। शुरू से ही रहा है। मतलब कि सुबह उठ के 5 बजे किले, मतलब हमारा जो मेहरानगढ़ है, किले वहाँ पर दौड़ के जाना और वापस दौड़ के ना घर आना। अच्छा, खुद से ही किसी ने बोला नहीं है कि जी ऐसा करो? ये इसका खुद का जुनून था। देखिए आप है ना, एक कोच एक लिमिट तक उसका हेल्प कर सकता है, सिखा सकता है, थोड़ा बच्चे में भी वापस चाहिए कि वो खुद को बैक करे। इसने अपने आप को बहुत बैक। अच्छा, ये चीज़ जैसे आपने कहा कि कोच का रोल इंपॉर्टेंट होता है, आप तो बड़े भाई, गुरु, कोच, गाइडिंग फोर्स कुछ भी कह लें, आपने कब स्पॉट किया? जैसे स्टार्ट उन्होंने मीडियम पेसर के तौर पर किया, आपको कब ये रियलाइज़ हुआ कि यार स्पिन शायद एक बेहतर ऑप्शन, और जो जिस तरीके की स्पिन रवि डालते हैं, जो मतलब
इनका जो लेग ब्रेक है उससे ज़्यादा इफेक्टिव शायद जो गूगलीज है, जो रॉन्ग वंस है, वो तेज़ पड़ के आता है। वो कब आपने स्पॉट करी, क्योंकि आप खुद एक बैट्समैन रहे हैं, तो कभी ये चीज़ कैसे एनकाउंटर करी थी आपने? शुरुआत तो ये ऐसा हुआ था कि जैसे नरेंद्र सर, मैंने और शाहरुख ने कलेक्टिवली सोचा था कि इसको स्पिनर बनाएंगे, लेग स्पिनर बना देते, जस्ट बिकॉज हाइट नहीं था। हाँ। लेकिन जो अभी जो इसके गूगली है ना, जो जिसके हाँ। पीछे पूरी दुनिया मतलब ऐसा लगता है कि दीवानी है या फिर आज मैं एज कोच में ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकता, लेकिन वो अच्छे भागता है ये। हाँ। तो उसके लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया है, 1.5 से 2 साल का स्ट्रगल किया है, जस्ट बिकॉज ये जो गूगली फेंका करता था ये हमेशा मिडिल और लेग पे फेंका करता था और वो बाहर फिर लेग साइड, डाउन द लेग साइड। हाँ, तो मैं खुद बैट्समैन हूँ, शाहरुख बैट्समैन है, तो हम दोनों इसको घंटों घंटों बैटिंग करते थे और इसकी भी अच्छी आदत थी। सुबह 7 बजे जैसे किले विले दौड़ के आता था, सीधा घर पे आता था मेरे, अच्छा। भैया चलो बैटिंग करने चलो, सीधा मतलब घर पे आके कि बैटिंग करने चलो। तो इसने 2-2.5 साल लगा इसको, मतलब मेरे को लगता है कि 2018 की शुरुआत तक है ना, हमने स्ट्रगल किया है कि तो ये यहाँ फेंक ले सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमें पता था कि इसकी वो लेग स्पिन होती नहीं थी। बस इस गूगली को सही करने में 2 से 2.5 साल मैंने, मैं मतलब मानता हूँ कि लगा है हल्के हाथ। और अब वो बड़ा वेपन भी बन चुका है और उसने आईपीएल में बड़े बड़े बैट्समैनों को परेशान किया। रवि, 2018 तक जैसे आपने जर्नी बताई कि 2018 तक ऐसे प्रोग्रेस करी, फिर एक फेज़ था कि जहाँ पर आपको एज ग्रुप से आगे प्रोग्रेस करना भी थोड़ा एक मुश्किल हो गया था। तो वो जो आपने रिजेक्शन का भी फेज़ देखा था, उस टाइम कभी ये था कि खुद पे भी गुस्सा आया और लगा कि यार कि शायद भगवान इतना ज़्यादा तो अनफेयर नहीं हो सकता कि मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, एटलीस्ट जो मैं डिज़र्व करता हूँ, शायद अगर प्रोबेबल्स का नाम है उस लिस्ट में मैं डिज़र्व करता हूँ तो वहाँ तो एटलीस्ट होना चाहिए, उसके बाद मेरे को जज करो मेरी परफॉर्मेंस पे। बट वहाँ पर भी आपका नाम नहीं आया था जो यहाँ पर एज ग्रुप में प्रोबेबल्स में नाम गया था। तो वो रिजेक्शन का फेज़ कैसे आपने टैकल किया? क्योंकि यंगस्टर्स हैं काफ़ी, इनफैक्ट यंगस्टर्स क्या कहूँ मैं भी अभी अच्छी खासी एज में हूँ, लेकिन होता है कभी कभी आप रिजेक्शन को उस तरीके से नहीं ले पाते और टूट जाते हो। वो तो जैसे रिजेक्शन तो हर किसी की लाइफ में आता है, हर किसी फील्ड में भी आता है, आपको भी बताओगे, आपकी फील्ड में भी आता है, हमारी फील्ड में भी आता है। पर उनको टैकल अपन यही कर सकते हैं कि अपना जब टाइम आए तो अपन उसको अच्छे से यूज़ करें, जो अपन को मौका मिले। तो बस उसका ही वेट कर रहा था। वेट ही था कि ट्रायल्स होती थी, ट्रायल दे के आ जाते थे, नहीं नाम आता तो वापस यही था कि अगले साल वापस जाएंगे। और कुछ तो अपन कर नहीं सकते, तो बस वेट वही था कि जब मेरा मौका मिले तो मैं उसको पूरा यूटिलाइज़ करूँ, यूँ नहीं कि वापस उसको रिग्रेट करूँ कि मेरे पास मौका था पर मैंने कुछ नहीं किया। तो बस वेट मौके का ही कर रहा था मैं। अब रवि तो स्टूडेंट है, आप कोच हो, गुरु हो, एक होता है ना कि कभी अपने छोटे भाई या अपने किसी स्टूडेंट के साथ कुछ अनफेयर चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो शायद आप नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो आपने भी वो उस फेज़ में आपने भी बड़ा मतलब ये कि उलझे होंगे आप इधर उधर, लड़ाइयाँ भी होंगी यार कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने कहानी बताई थी कि जहाँ पर रवि को एज बॉलर उतना सक्सेस नहीं मिला था, बट क्योंकि ट्रायल्स का वक्त नज़दीक था वहाँ पर उन्हें आपने एज ओपनिंग बैट्समैन उतार दिया। वो सडन चीज़ कैसे क्लिक करी और वो थोड़ा अगर आप बता पाएँ। इसका जो टूर्नामेंट था वो अंडर-19 से जो स्टेट का था वो सिरोही में था, तो इसके पहले 2 मैचेस में इसको विकेट नहीं मिले थे और उससे पहले इसने राजस्थान रॉयल्स की जो नेट्स हुई थी उसमें बड़ा अच्छा बॉल फेंका था। तो इसका अच्छा मतलब ही मॉल था कि रवि विष्णु एक अच्छा उभरता हुआ स्पिनर है। वहाँ इसको विकेट नहीं मिलता, लास्ट मैच था तो जीत, अगर हारते तो मतलब क्वालिफाई नहीं करते तो, और दूसरा मुझे ये था कि दिमाग में अगर हार गए तो फिर इसका तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं बचा। तो उस दिन फिर जब मैं बाहर थोड़ा चाय पीने गया था, गाड़ी लेके सिरोही में था मैं, तो एकदम से दिमाग में क्लिक किया कि यार इसको आज ओपनिंग क्यों ना करें। शाहरुख से मैंने कहा शाहरुख का अच्छा आइडिया, तो हम सीधा गाड़ी लेके सीधा जो इनका ड्रेसिंग रूम था, अंडर-19 था तो खड़ा वो टेंट लगे हुए, तो वहीं जाके सीधी गाड़ी करी। 2 बैट्समैन जा रहे थे, उनमें से एक को रोका और जो मैनेजर थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई इसको भेजो जस्ट बिकॉज इसका अच्छा आगे फ्यूचर है। तो उनको भी थोड़ा कन्विंस करने में थोड़ी मुश्किल आती हुई, लेकिन वो भी मान गए। फिर इसने जब उसने बैटिंग करी तो इसने 50 ओवर पूरे खेले, बड़ा पूरे मैदान में मतलब घूमते रहे मैं और शाहरुख, हम लोग बोलते रहे कि तो आराम से खेल, आराम से खेल, आराम से खेल। और इसने 117 नॉट आउट पे आया ये, और उसी मैच में इसने 5 विकेट भी लिए। तो मतलब कुछ कहते हैं ना वो मौके ऐसे होते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी बदलते हैं, उनमें से एक ये मौका था जहाँ पर ये मौका था शायद जहाँ से चीज़ें चेंज हुई। बट उससे पहले शायद रवि इंपॉर्टेंट वो हो रहा था जिस राजस्थान रॉयल्स अंडर जो ट्रायल की बात करी है प्रद्योत सर ने, उस ट्रायल में जब आप गए और वहाँ पर जब सबने नोटिस किया, लेकिन वो सबको नोटिस करने की स्टोरी तो पता है, लेकिन वहाँ पर आपको डांट भी लगी, मिसफील्ड भी हुई, वो पूरा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। जब कैसे आप बाहर एक टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे एंट्री के लिए और आपने फ़ोन कर दिया था भैया मैं तो वापस आ रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, यहाँ फील्डिंग करवा रहे हैं, बॉलिंग के लिए आपने बोला था, बॉलिंग तो करवा नहीं रही है। बिल्कुल यहीं से बात हुई थी, अब इधर ही बैठे थे हम सब, तो भैया ने कहा तुम्हें जाना चाहिए, तो मैंने कहा भैया उसमें कोई सेंस नहीं, मुझे जहाँ तक लगा, मुझे क्या, मैंने कहा कोई सेंस नहीं, बॉल डाल के वापस आ जाएंगे, इससे जब मैं इधर अपनी प्रैक्टिस करूँगा तो और ज़्यादा सही रहेगा। मैंने बोला तुझे जो बोला है वो तुझे करना है, तू और सवई जाओ। तो हम दोनों चले गए। फिर अगले दिन सुबह वहाँ पहुँचे तो हमें एंट्री नहीं दे रहे वो। फिर मैंने कहा भैया एंट्री तो मिल नहीं रही, हम वापस आ जाते हैं। कह नहीं तो उधर रुक, मैं बात करता हूँ। भैया ने बात की, फिर एंट्री भी मिल गई।
2-3 दिन तक बॉलिंग नहीं मिली, तो फिर मैंने वापस फ़ोन कर दिया, मैंने कहा भैया बॉलिंग भी नहीं मिल रही, अब तो जो चीज़ करना है वो भी नहीं मिल और उस टाइम शायद आपके 12th के बोर्ड से घर से भी फ़ोन आ रहे थे यार कि वापस आ जाओ एग्ज़ाम देने। रही। तो फिर उनको भी उधर कन्विंस कर रहा था, इधर भैया को कन्विंस कर रहा था या इधर से आ जाऊँ या फिर उधर को उनको मना लूँ। तो उधर बॉलिंग भी नहीं मिल रही, तो मैंने भैया को फिर बोला कि नहीं तू फिर देख के ही सीख ले, बॉलिंग नहीं मिल रही तो तू देख तो सही वो क्या कर रहे हैं। फिर वो बात हुई, फिर मुझे एक दिन बॉलिंग करवाई तो मैंने अच्छी बॉल डाली, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आज आपको सिनेरियो में रखेंगे, शाम को ओपन नेट्स होगी तो उधर डाल दें। उधर डाला तो पहले फील्डिंग थी, मैं फील्डिंग कर रहा था, तो बॉल मिस हो गई मेरे से, एक मिस हुई, तो उन्होंने किसी ने कुछ नहीं बोला, बहुत इजी बॉल थी तो मिस हो गई। दूसरी बार बोला तो क्या किसको खड़ा कर दिया, तुम ध्यान रखो, किसी बैक टू बैक मिस हो गई थी। दो बैक टू बैक मिस होगी तो वो भी क्या कर सकते हैं, अच्छा सिनेरियो, एक अच्छे मतलब लेवल का सिनेरियो चल रहा है, अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, तो उधर मिस होगी तो उनको भी लगता है कि इंटेंसिटी लो हो जाएगी प्लेयर्स की, तो उनकी भी गलती नहीं थी। उन्होंने बोला कि हर किसी को मत खड़ा करो, तुम ध्यान रखो, अच्छे फील्डर्स को अंदर भेजो। तो फिर मुझे वापस बाहर भेजा। फिर यागी भैया मेरे पास आए थे, जो भैया मतलब निशांत भैया, वो थे उधर फील्डिंग कोच थे, राजस्थान रॉयल्स के साथ फील्डिंग कोच। हाँ जी बिल्कुल, वो आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरे वापस अभी बॉलिंग है तब तू अच्छा करना। तो वापस मुझे बॉलिंग में मौका मिला, तो मैंने उधर अच्छी बॉल डाली, 1-2 विकेट भी लिए, पहली बॉल पे भी आउट किया था। तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि मैं कुछ, और वहाँ से आपका फिर थोड़ा होता है कि नाम का जो कहते हैं कि हाइप एक होने लग जाती है कि भाई एक लड़का है जो इस तरीके से गेंदबाजी कर रहा है, एक बॉलर है जो आ रहा है उभरता हुआ, और फिर वही नाम बनने लगा। फिर सडनली आपको राजस्थान के लिए मौका मिलता है, वहाँ पर आपका जो एज ग्रुप में डेब्यू हुआ, फाइफर लिया, फिर वहाँ से परफॉर्मेंसेस, फिर इंडिया अंडर 19, वो इंडिया रिप्रेजेंट करना अंडर 19 लेवल पर भी बड़ी चीज़ होती है। जब ये न्यूज़ आपको पता चली, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर जब आप शायद वो पत्थर मिट्टी ये सब इकट्ठा कर रहे होंगे पिच के लिए, तब आप लोगों ने सपना यही देखा हुआ है कि हमारे बीच से कुछ करना है, एक मिसाल पेश करनी है। वो मोमेंट कैसा था आपके लिए जब रवि का नाम आया कि यार अंडर 19 के लिए रवि बिश्नोई सेलेक्ट हुए? बहुत ही ज़बरदस्त मौका था, मतलब लाइक एक बार तो थोड़ा सा मैं तो शिवर करने लग गया था, शाहरुख भी थोड़ा सा भावुक सा हो गया था, ये खुद भी भावुक सा हो गया था, लाइन पे थे हम तीनों फोन पे, क्योंकि जब हमने शुरुआत करी थी ना, तो नोइंगली या अननोइंगली हमारी आदत थी, मेरी आदत थी, मैं बोला करता था कि इंडिया खेलेगा, कोई IPL खेलेगा। हाँ। अब पता नहीं था कि क्या होने वाला है, पता था कि मेहनत कर सकते हैं, विश्वास था खुद के अंदर। और जब कोई दूसरा सुनता था उसको लगता था बड़ा अटपटा कि यहाँ से तो कोई राजस्थान भी नहीं खेल रहा है, मतलब ढंग से एक वो सोचते होंगे लड़के पागल हो गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, दिन भर लगे रहते हैं, मिट्टी तोड़ रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। उनको तो खैर उतना समझ भी नहीं आता होगा कि तैयारी किस चीज़ की चल रही है। तो सबको मजाक भी लगती थी, जैसे रोड है तो वहाँ पर लोग खड़े होकर देख के हंसते भी थे हम पर, ये पागल हो गए हैं लड़के। एरिया वाले सोचते थे क्या कर रहे हैं पागलों की तरह, 6 महीने से काम करे जा रहे कुछ कर नहीं रहे। तो जब इसका आया नाम तो बहुत मतलब एक कितना माइंडसेट चेंज हुआ इस एरिया में। हाँ। और दूसरा हमारे लिए एक कितना मैं कहता हूँ स्टैंड आउट चीज़ थी, ताकि जो कहा वो करके बताए, क्योंकि जो कोई भी चीज़ आप करोगे, आप मेहनत नहीं होगी, स्ट्रगल जो था कि वो फिर फ्लैशबैक आता है यार कि यहाँ से ऐसे शुरू किया था, ये चीज़ करी, वो चीज़ करी। इंडिया अंडर 19 में रवि आपकी परफॉर्मेंसेस तो ज़बरदस्त रही। साथ साथ फिर होता नहीं कि आपको एक सीनियर लेवल पर वो खिलाड़ी मिलते हैं, वो एक्सपीरियंस मिलते हैं, जैसे राहुल द्रविड़ जैसा दिमाग आपके साथ वहाँ पर काम कर रहा था, उनसे आपकी जो बातचीत हुई। कि अभी जो पंजाब किंग्स है वहाँ पर आपके साथ अनिल कुंबले सर हैं, वो सेटअप में आप खुद एक लेग स्पिनर हैं, वो इंडिया के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल गेंदबाज रहे हैं, वर्ल्ड में उनकी गिनती होती है सबसे क्लास गेंदबाजों में, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। और राहुल द्रविड़ का ये कह देना कि यार तुम्हारा बॉलिंग ऑफ स्टाइल जो है अनिल कुंबले जैसा है, उन्हीं की तरह तुम भी अप्रोच करो गेम को, स्टम्प्स को ज़्यादा अटैक करो, बैट्समैन को खिलाने पर ज़्यादा फोकस करो। उनके साथ कैसा लगा आपको जो इंटरेक्शंस हुए? और राहुल द्रविड़ एज कोच, एज मेंटोर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया बात करती है राहुल द्रविड़ एज मेंटोर की, उनको क्या अलग ऐसा बनाता है? क्या वो आप एक तरीके से इस तरीके से देख सकते हैं कि जितना कंफर्टेबल आप प्रद्युत सर के साथ थे, क्योंकि इन्होंने आपको शुरू से देखा है, इन्होंने आपको ऐसे बढ़ते हुए देखा है, राहुल द्रविड़ आपको एक अलग लेवल पर मिला और उनका रुतबा अलग है, एक स्ट्रेचर अलग है, तो उनको क्या अलग बनाता है? क्या वो कंफर्ट लेवल है, एक प्लेयर को समझने की उनकी रीडिंग है, क्या है ऐसा? बिल्कुल, बहुत जैसे इतने टाइम तक जैसे राहुल सर की बात हो गई, अनिल सर की, इनको टीवी पे ही देखा था तो बहुत अच्छा लगता था कि यार इंडिया के जो लेजेंड है उनके साथ आप एक बार मिल भी लो, वो बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे तो टाइम स्पेंड करने का मौका मिला उनके साथ, तो बहुत मतलब थैंकफुल हूँ मैं, मुझे मौका मिला। तो फिर बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि वो जैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, वो बोलते कम है पर जो चीज़ों का पढ़ने का उनका नज़रिया है वो बहुत अच्छा है। वो आराम से आपको मिलेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, वो आराम से एक जो चीज़ होगी वो बोलेंगे आप ये करो तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, तो वो इतना ही कहेंगे आप ये करो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जो कम में बताएंगे और आप ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है वो बहुत यूज़फुल रहती है मेरे लिए। जैसे उन्होंने 2-4 चीज़ें मुझे बताई, जैसे वो अनिल सर से बात बताई, तो मुझे लगा कि मैं और ज़्यादा स्टम्प को अटैक करूँगा तो मुझे और मेरे फ़ायदा मिलेगा बॉलिंग में। जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, सब सिंपल सी चीज़ बताई, तो वो मेरे बहुत यूज़फुल आई। कभी ये अपॉर्चुनिटी मिली कि राहुल द्रविड़ को बॉल करना नेट्स में? अभी तक तो नहीं, क्योंकि वो भी एक अलग एक एक्सपीरियंस रहता है ना कि इतने क्लास, मतलब मेरे तो पर्सनली फेवरेट हैं, बट वो भी एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन उसके बाद इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप अलग होना था, IPL में भी आपका नाम आ गया था,
तो आईपीएल में 2 करोड़ की बोली लगना उस खिलाड़ी की जिसके पास एक ग्राउंड नहीं था, जो कहीं पर 12th मैन की तरह घूम रहा था कि भाई क्रिकेट खिला लो चाहे फील्डिंग करा लो, वो दिन भी आप लोगों के लिए एक जिसे कहते हैं कि डिफाइनिंग रहता है कि यार लड़के का टैलेंट रिवॉर्ड हुआ है, उसकी मेहनत, उसका हार्डवर्क ये पूरा रिवॉर्ड हुआ है। उस दिन जब पिक किए गए तो वो दिन कैसा रहा था एज कोच आपके लिए, जब आपने देखा है कि रवि को ऑक्शन के दिन नर्व्स तो होंगी, नर्वसनेस जब नाम आया होगा रवि बिश्नोई, फिर बिडिंग शुरू हुई होगी? एक्चुअली हुआ क्या था कि ये तो फ्लाइट में था, ये शायद कोई इसका टूर था इंडिया अंडर 19 का, उसमें जा रहा था, तो ये एयरपोर्ट पे बैठा था और हम लोग ना अकेडमी जो लाइक एक और हमने अकेडमी थोड़ा सा बड़ा बनाया, तो वहाँ पर हम लोग थे, वहाँ रूम में टीवी लगा रखा था, हम 60-70 जन एक साथ देख रहे थे। जब इसका नाम आया तो बिडिंग शुरुआत नहीं हुई थी, अच्छा, थोड़ा सा एक हल्का सा पॉज आया था 10 सेकंड का, मेरे साथ 10 से 15 सेकंड का, तो हम लोग बड़े ही हो गए, टेंशन में आ गए कि थे शायद कोई उठाएगा नहीं शायद पैडल। के उठाएगा नहीं। जैसे उठाया किसी ने, तो सबसे पहले तो पूरा आई थिंक तो, पहला मुंबई ने शायद उठाया था, अगर मुझे सही याद आता है, मुंबई इंडियंस। और मेरा ये मानना है, मतलब ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि मुंबई इंडियंस का जो स्काउट है, जो टैलेंट्स देखता है, स्पॉट करता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो टीम है, और उनका वो पैडल उठाना ही शायद एक इंडिकेशन था कि इस लड़के ने कुछ कर रखा है और इसमें कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं। तो जब ये उठा तो हम लोग बड़े ही सब चीखने चलने लगे, बच्चे थे छोटे वाले। हाँ, जितने जब तक ये 40 लाख तक पहुंचा तब इसका मेरा पास कॉल आ चुका था, अच्छा, और ये खुद भी मतलब थोड़ा सा यूँ कि भैया आ गया। तो अब ये जैसे ही बढ़ता गया ना, तो इसके भी कि तो हम लोग मतलब इस चीज़ को भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ बड़ी मुश्किलों से हम लोगों ने मतलब ये वहाँ पर खेला है, और बड़े मुश्किलातों से ना क्या कहते हैं ना क्रिकेट भी चली है, तो हमने जो मैनेज करी है, तो जब ये 2 करोड़ तक पहुँचा ना, तो लाइक बहुत ज़्यादा मतलब एक वो भी एक भावुक पल था। बात पैसे की नहीं, हाँ। बात ये है कि एक स्ट्रेचर की है कि आप क्या रिकॉग्नाइज किया जाना कि भाई रिकॉग्नाइज करेगा हाँ। आप किसी टीम के द्वारा। लाइक एक आईपीएल टीम बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपके लिए इतना बेट कर रही है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो बहुत खुशी का दिवाली थी, हम लोग हम बड़े एंजॉय किया उस दिन, मिठाइयाँ वगैरह बांटी होंगी, मिठाइयाँ, मतलब एक तरीके से पार्टी हो गई, जश्न मनाया, जो भी कह रहे हो, बहुत कुछ उस रात को हमने एंजॉय किया, लेकिन ये हमारे साथ नहीं था उस दिन। हाँ, बट कोई नहीं। उसके बाद रवि, आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप भी था, उसमें भी परफॉर्मेंस लीडिंग विकेट टेकर बनकर आप उभरे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया फाइनल में जो चीज़ें हुई, जीत नहीं पाई टाइटल, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पर भी बड़ी नोटिस की गई, और वहाँ भी कोई भी जो कमेंटेटर्स थे बात करते थे प्लेयर्स टू लुक आउट, फ्यूचर में कौन से खिलाड़ी हैं जो बड़ा कुछ कर सकते हैं, नाम बन सकते हैं, उसमें आपका नाम आने लगा, और आपका ऑक्शन में अच्छा एक प्राइस लगता है तो थोड़ा प्रेशर उसका ऐड हो जाता है, लेकिन आपने परफॉर्मेंस वहाँ तगड़ी दी। तो जब इंडिया रिप्रेजेंट किया अंडर 19 वर्ल्ड कप लेवल पर, वो फीलिंग थी कि यार आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो अपनी कंट्री के लिए? बिल्कुल, बहुत प्राउड फीलिंग थी कि आप कंट्री को चाहे किसी भी लेवल पे रिप्रेजेंट करें तो बहुत प्राउड की फीलिंग है, और उसके बाद वर्ल्ड कप में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो और भी प्राउड का मोमेंट था, और कंट्री के लिए खेलना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे उस टाइम खेल के, और उसके टीम के लिए फिर मैच जिताने का जो रहता है कि मैच जीताऊंगा तो कंट्री का और नाम होगा, तो वो एक और फीलिंग थी कि मैं अगर और अच्छा करूँगा और टीम जीतेगी तो और अच्छा लगेगा। उन परफॉर्मेंसेस ने एक कॉन्फिडेंस भी दिया होगा ना आगे के लिए, क्योंकि ये उड़ान अभी जा रही है ऊपर से, ऐसे ही रवि की भी उड़ान रही है जिस पर हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। एक अंडर 19 लेवल पर भी वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वर्ल्ड का बेस्ट टैलेंट उसमें आता है, उसमें लीडिंग विकेट टेकर बनना, ये एज प्लेयर, एज प्रोफेशनल कोई भी आप फील्ड में होते हो तो ये परफॉर्मेंसेस आपको वो विश्वास और ज़्यादा खुद पे दिलाती हैं, और आपको ये भी रहता है कि कभी डिफिकल्ट सिचुएशन में, क्योंकि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप फॉलो किया था मैंने भी, हमने भी, हम सब जब देख रहे थे तो हमें स्टैंड आउट ये करती थी रवि की मैच्योरिटी उस एज पर, और डिफिकल्ट सिचुएशंस में जो परफॉर्म करना, क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट फाइनल में भी बांग्लादेश वन साइडेड आगे जा रहा था गेम में, फिर आपका वो स्पेल आता है और इंडिया बहुत तगड़ी वापसी कर लेती है। यही चीज़ मतलब मुझे लगा कि इस प्लेयर की जो मैच्योरिटी और प्रेशर नहीं फील करता है कभी भी, कि नर्व्स नहीं है, सिचुएशन कोई कितनी बड़ी है, ये नहीं देख रहे कि वर्ल्ड कप का फाइनल है, टीम नीचे लगी हुई है, वो बड़ा दिल रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो आप थ्राइव करते हो ऐसी सिचुएशन में कि जहां आपको लगे कि यार मैच इधर उधर जा नहीं रहा, तो कभी ऐसा भी होता है कि कप्तान को जाके बोलना है कि यार अब मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन दो, बॉल करने का मौका दो? ऐसा तो मैंने अभी तक कभी नहीं बोला कि मुझे बॉलिंग दो, बॉलिंग कैप्टन के जब लगेगा उसको कि इसको यूज़ करना तो वो करता है। बस ये है कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप टीम के लिए अच्छा करते हो तो आप अलग से दिखते हो। फिर मेरे को ये लगता है कि जब भी आप बॉलिंग करने आओ या बैटिंग करने आओ तो एक ही चीज़ होनी चाहिए कि आप चाहे एक भी विकेट लो, चाहे आप 10 रन ही बनाओ, पर उनसे टीम को क्या फ़ायदा हो रहा है। मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं चाहे एक विकेट भी लूँ और एक रन ही बनाऊँ का भाई, चाहे जैसे लीच ने 1 रन बनाया वो पूरी ऐसे जिता दी उसने, एक रन याद रहेगा। तो बस वही रहता है कि मैं टीम मतलब मेरे ऊपर होनी चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस जो भी टीम की परफॉर्मेंस नहीं जीत रही है मेरी, चाहे मैं 5 विकेट ले लूँ पर टीम नहीं जीत रही, वो कोई काम नहीं आएंगे जब टीम नहीं जीत रही। तो बस ये रहता है कि टीम जीताऊँ मैं, तो वो चीज़ लेके चलता हूँ मैं। उसके बाद आता है आईपीएल, क्योंकि आईपीएल एक इम्तिहान होता है, एज ग्रुप से आप नेक्स्ट स्टेप चढ़ रहे होते हो। आईपीएल में आप
वर्ल्ड के बेस्ट जो है होते हैं उनके साथ खेल रहे होते हैं। पहले तो वो एक्सपीरियंस बताइए कि अनिल सर के साथ आपको कुछ इंटरेक्शंस रही, उन्होंने क्या बोला कि यार आपकी गेंदबाजी में ये चीज़ मुझे लगता है कि इस पर आप और काम कर सकते हो, या ये चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, इसको बैक करिए, उनसे इंटरेक्शन कैसे रहा? बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके भी, क्योंकि बहुत टाइम तक मैं उनको फॉलो कर रहा था, उनको आइडलाइज कर रहा था, तो अच्छा लगता है आप अपने आइडल को मिलते हैं और उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो। फिर वो बस वो एक ही चीज़ बताते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उनको बैक करो, जो भी आपको लगता है एट द मोमेंट कि आप ये कर सकते हो तो उसको एग्जीक्यूट करो, फिर आके रिग्रेट नहीं करना कि चल यार मैं उस टाइम वो बॉल डाल सकता था पर मैंने अपनी नहीं डाली। बस उनका ये है कि जो आपको लगता है वो आप करोगे तो आप अच्छा सक्सेस मिलेगा आपको, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और वो जो मेंटली कहते हैं कि आप अच्छे हो, आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें वो बहुत हमेशा एक खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस देना है, स्पेशली यंग खिलाड़ी को। और आईपीएल में सेलेक्ट होना एक अलग चीज़ होती है, फिर आप 11 में खेल जाना अलग चीज़ होती है। तो 11 में खेलने को लेकर कोई कहानी थी कि कोई बताया और रवि ने कि ऐसा हुआ था और फिर पिक गए? और रोहित बता रहे हैं कि आपकी बात हुई थी रोहित से जिस दिन 11 चुने गए थे, और रोहित ने फ़ोन किया था, दिल्ली के अगेंस्ट मैच था, और आप भी उस दिन बड़े भावुक थे कि यार फाइनली वो चीज़ जो मैं बोलता था कि हम में से कोई आईपीएल खेलेगा, हम में से कोई इंडिया खेलेगा, वो फीलिंग और कोई कहानी इनके सिलेक्शन के पीछे जो रही है उस टाइम? कहानी तो क्या है कि जब ये पहला मैच था थोड़ा मैं सर्टेन नहीं था कि इसको मैच खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, जस्ट बिकॉज एक यंगस्टर था, इसको मैच खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। बट अनिल सर ने और जैसे पूरी जो मैनेजमेंट है उन्होंने इसका बहुत सपोर्ट किया। तो जब मैच के पहले की रात थी तो मैंने सीधा से ही बोला, इतना सी बात की कि दिल्ली का मैच है, सारे लेफ्टी हैं। हाँ, शाहरुख भी लाइन पे ही था कि देख तेरे को सब अनिल सर ने बताया होगा, बट बस मेरे को ऐसा लगता है अगर खिलाए तो बस इतना ध्यान रखना है कि सारे है ना रेडार में मत फेंकना किसी को, और ज़्यादा कोशिश करना गूगली फेंके, विकेट मिले ना मिले, बट टीम को तेरा है ना क्या कहते हैं एक मतलब एक ना अच्छा आधार देना, ताकि है ना क्या कहते हैं तेरा जो पहला परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो। तो उसने इस मैच में ऋषभ पंत को इसने आउट किया था और बड़ा परेशान करके आउट किया था 2-3, और जबकि ऋषभ 2-3 ओवर जो फेंके इसने उसके सामने, ऋषभ जबकि मतलब स्ट्रेंथ है मारना ही स्ट्रेंथ है, मतलब इंडिया मेरे हिसाब से अभी सबसे टॉप क्वालिटी बैट्समैन है जो इतना मतलब डेवास्टेटिंग तरीके से मारता है। तो उसने बहुत मतलब है ना उस मैच में बॉलिंग, फिर इसका एक इसका अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, फिर तो बहुत ही अच्छा किया इसने। रवि, आईपीएल तो बड़ा ज़बरदस्त रहा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको शायद ग्राउंड में सिचुएशंस उतनी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगती होंगी। वो क्यों? क्योंकि जब आपको नेट्स में बॉल करना पड़े क्रिस गेल को, निकोलस पूरन को, केएल राहुल जिस तरीके के फॉर्म में वो पिछले करीब 1.5 साल से हैं, मयंक अग्रवाल जिस तरीके की हिटिंग फॉर्म में वो रहे थे आईपीएल में, क्या बड़ा चैलेंज लगा था मैचेस में या फिर जो नेट्स में फेस करना पड़ता था आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये चारों जो नाम लिए बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, और अब तो डेविड मलान ऐड हो जाएंगे। सारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और अपने अपने जो कंट्रीज़ के लिए या फिर अपनी इंडिया के लिए मान लो, इन दोनों जो मयंक अग्रवाल राहुल भी हो गए बहुत अच्छे बैट्समैन है। तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन तो रहती है हमेशा उनको बॉल डालने का, अगर आप भी थोड़ा सा भी मार्जिन ऑफ एरर मिस किया, नेट्स में भी पूरा चैलेंजिंग रहता है माहौल, मतलब अगर आपने थोड़ी भी अपनी लाइन और लेंथ मिस की तो बॉल मुझे नहीं लगता वहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव चलता होगा ना कि मुझे बीट करना है, विकेट निकालनी है, उधर से वो रहते होंगे अटैक करना है, मारने है। बिल्कुल बिल्कुल, हर बॉल में आपको चैलेंज तो मिलता ही है। आप अगर क्रिस गेल और निकोलस पूरन को बॉल डाल रहे हो, अगर आप थोड़ा सा भी मिस करते हो बॉल मुझे नहीं लगता ग्राउंड में मिलेगी आपको, वापस बाहर से लानी पड़ेगी। वही अभी स्टीव स्मिथ ने भी निकोलस पूरन के लिए एक चीज़ कहा कि T20 फॉर्मेट में मेरे वो फेवरेट प्लेयर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब के लिहाज से मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड कह लें या एक्स फैक्टर कह लें, तो उनके अगेंस्ट क्या लगता है आपको? आपने तो सबको ही बॉल डाला होगा, लेकिन निकोलस पूरन में एक वो चीज़ है कि आप शायद अगर आगे जिस तरीके से उनका रहा वो कंटिन्यू करते हैं उसी तरीके से, तो आगे वो एक बड़ा नाम बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, T20 में तो बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं अभी। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस गेल का 1000 छक्कों का रिकॉर्ड अगर वो खेलते रहे तो वही तोड़ पाएंगे। बिल्कुल। केएल राहुल एज कैप्टन वो किस तरीके की पर्सनैलिटी हैं? क्योंकि फील्ड पर कभी कभी वो थोड़े इमोशंस उनके नज़र आते हैं, लेकिन कैसे पिछले सीज़न भी देखिए आप शुरुआती 7 में सिर्फ 1 मैच जीते, उन्होंने कैसे टीम को एक साथ किया, एकजुट किया। उनका एक इंटरव्यू हुआ था विराट कोहली के साथ जहां उन्होंने बोला कि यार मैंने एग्जांपल दिया कि कैसे एक समय पर बेंगलोर ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई थी जब राहुल खुद बेंगलोर से खेलते थे, और उसके बाद ही आपकी टीम का भी वो लगातार 5 मैचेस जीतने का। तो एज कैप्टन आप केएल राहुल को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी कैप्टनसी करी है वो, बहुत पीछे जब विकेट कीपिंग बहुत कूल रहते हैं, उनको सिचुएशन और आसान हो जाती है। विकेट कीपर ही आपका कैप्टन हो तो उसको पूरा ग्राउंड का ध्यान रखता है। और रही बात वो 7 मैच में से 1 मैच जीते हम, तो मैच हम क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे, बस वही था कि रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आ रहा था, बस उसका ही वेट कर रहे थे। अगर हमारा प्रोसेस अच्छा था, हम बस क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे, वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। और अगले 5-7 मैचों में से हम 5 मैच जीत चुके थे, 5 मैच कंटिन्यू जीते, बस हम उसी का वेट करते, मोमेंटम हमारी तरफ आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वही बात होती थी हमारी भी, बस ड्रेसिंग रूम में भी सारी चीज़ें यही थी कि जब एक मैच हम जीतने स्टार्ट हो गए तो अपन जीतते रहेंगे।
उस पूरे आईपीएल के दौरान कभी कुछ ऐसा लगा, कभी होता है ना एक मोमेंट आता है, सपोज केएल राहुल ने कोई एक चीज़ ऐसी बोली हो या मोहम्मद शमी ने आकर एक चीज़ ऐसी बोल दी हो जहाँ पर लगता है कि यार इतने बड़े प्लेयर्स मेरे लिए ऐसा बोल दिया, आज मैं खुद को लगता है खुशी महसूस होती है। ऐसा कुछ आपने फेस किया जब किसी परफॉर्मेंस की तारीफ हो या किसी डिलीवरी की या कोई सिचुएशन पर आपके लिए बोला गया हो कुछ चीज़? बिल्कुल, ऐसे तो मूवमेंट आते रहते हैं। जैसे एक मैच में था हैदराबाद के अगेंस्ट, मैंने वापस पहले ओवर में 18 रन भी दे दिए थे, जिसमें आई थिंक 97 बेस्टो ने किए थे और वार्नर का भी 50 था, 165 की कुछ पार्टनरशिप लगी थी उनकी। उसके बाद आके मैंने जैसे एक ही ओवर में 2 विकेट लिए तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रेज किया कि आप एक यंगस्टर वापस आके उस सिचुएशन में 150 पे एक भी आउट नहीं है, वापस 2 विकेट लेता, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बॉल डाल रहा है, ऐसे ही इस मोमेंटम को अपने पास रख और इसके और इम्प्रूव करता रहे और आगे के लिए और मेहनत करता रहे। प्रद्योत सर, आपने भी इतनी क्रिकेट खेली है और हमेशा हम भी जब कवर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, हम बोलते हैं कि कोई जब यंगस्टर आता है या नया खिलाड़ी आता है उसके लिए हमेशा ज़्यादा चैलेंजिंग दूसरा सीज़न होता है, क्योंकि रवि को उस वक्त भी लोगों ने देख लिया था बट उतनी ज़्यादा रिसर्च स्टडी नहीं होती। अब लोगों को पता होगा कि यार इनका कौन सा बॉल है जो ज़्यादा परेशान करेगा, कहाँ पर बच के खेलना है। तो क्या लगता है और आपकी क्या तैयारियां रही हैं इस सीज़न को लेकर इनके साथ जो आपने बात करी है? देखिए, ये ऐसा तो होता ही है कि हर पहला सीज़न आप, क्योंकि आपको लोगों ने देखा नहीं होता, दूसरे सीज़न में आपको पता रहता है, वीडियोज़ आ जाती हैं, हर चीज़ के बारे में जानकारी। बट मेरा ये मानना है कि जो ये बॉल, बहुत सिंपल बात करते हैं हम लोग कि बॉल बस दूर फेंको बस, क्योंकि T20 है, आप उसको आगे दोगे मारने जाएगा, विकेट पे एंड करो, जैसे इसको राहुल सर ने बताया था जब इसको मिला था। तो बहुत क्रिकेट बहुत सिंपल है, एक प्रोसेस है, आप उसको आराम से उसको ज़्यादा प्रेशर ना ले। सेकंड सीज़न है, जैसा फर्स्ट सीज़न फेंका है वैसे ही है ना, वापस सेकंड सीज़न फेंके और भगवान साथ देगा इसकी, क्योंकि इसने बहुत मेहनत करी है इस टाइम के लिए और वो मेहनत ही यहाँ तक लेकर आई। लेकिन पिछले आईपीएल में आपका एक जो सपना कह लें या फिर गोल कह लें वो रह गया था, स्टीव स्मिथ को आपको आउट करना है, क्योंकि स्टीव स्मिथ आपने कहा है कि जी टेस्ट में बड़ी जो है नंबर 1 बैट्समैन है और उसका आप डिफेंस ब्रीच करो या बीट करो तो एक अलग फीलिंग होती है। अब वो मौका मिलेगा आपको दिल्ली के अगेंस्ट, पिछले साल मेरी टीम के अगेंस्ट मिलता, राजस्थान के अगेंस्ट, बट अब वो मिलेगा आपको दिल्ली के अगेंस्ट। तो वो विकेट की क्या तैयारियां और ओवरऑल इस आईपीएल सीजन में वो भी होगा यार कि चैंपियन बनाना है अपनी टीम को? बिल्कुल बिल्कुल, यही रहता है मेरा मोटो, तो क्या जब भी मैं खेलूँ टीम जीते और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और रही बात स्टीव स्मिथ की, तो जरूर वापस कोशिश करूंगा, पिछली बार नहीं कर पाया, इस बार जरूर करके कोशिश पूरी रहेगी। और कोई टारगेट्स हैं? विराट कोहली, MS धोनी, कोई ऐसा कुछ टारगेट नहीं लेके चलता हूँ मैं, बस एक यही रहता है कि मेरा मैच टू मैच खेलूँ और अपने आप को इम्प्रूव करता रहूं। और ये जो साल है शायद एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन कह लें यार, एज खिलाड़ी एक चैलेंज भी रहता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आपका भी नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है सिलेक्शंस को लेकर, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो T20 सीरीज़ रही है या फिर और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं T20s में, क्योंकि इस साल हम सबको पता है स्क्वाड्स जो हैं कंपेरेटिवली थोड़े बड़े रहेंगे वर्ल्ड कप के लिए भी, क्योंकि कोविड का सिनेरियो है। तो वो इंडिया कैप का सपना, इंडिया की जो सीनियर टीम की जर्सी, अंडर 19 की जर्सी आप डाल चुके हैं, उसके लिए भी डिटर्मिन्ड है, क्योंकि यार वो भी एक गोल है। और अगर आपका आईपीएल आउटस्टैंडिंग जाता है, आप तगड़ी परफॉर्मेंस जैसे पिछले सीजन की रही है उससे एक लेवल ऊपर ले जाते हैं अपना गेम, फिर कंसिस्टेंटली जितना भी खेलें क्रिकेट उसमें परफॉर्म करते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होना है, रिस्क विनर्स आप सबको पता है आजकल एक टीम के लिए हॉट पिक होते हैं, एक्स फैक्टर होते हैं, ट्रम्प कार्ड होते हैं, मैच जिताने वाली एक रेपुटेशन रहती है। तो वो भी आप देखते हैं कि यार अच्छा करूँगा तो ये भी मुझे मिल सकता है, हो सकता है चांस मिल जाए, मिलने की बात है। वो तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। बस मैं तो यही, अब जैसे पहले ही बोला था, मैं ज़्यादा आगे का नहीं सोचता, ना ज़्यादा पीछे का सोचता। प्रेजेंट में जो मुझे चीज़ मिल रही है मैं बस उस पर फोकस कर रहा हूँ कि जैसे अभी आईपीएल है, इससे आगे का मैं जैसे इंडिया का सोचूंगा तो मैं खुद के ऊपर और ज़्यादा बर्डन और प्रेशर ले लूँगा, तो मैं उसका नहीं कर रहा। बस यही है कि ये आईपीएल जैसे आया, जैसे पिछला किया, तो बस मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा और अपने आप को मतलब प्रूव करने की, वापस यही है कि पिछले साल प्रूव किया तो इस साल वापस प्रूव करूँ अपने आप को। तो प्रद्योत सर, आपने यहीं पर खड़े खड़े विकेटें बनाते बनाते कहा था कोई इंडिया खेलेगा, कोई आईपीएल खेलेगा। आईपीएल खेल चुके हैं, इंडिया के लिए वो विश्वास है जिस तरीके से परफॉर्म किया है आपके स्टूडेंट ने कि यार वो भी पॉसिबिलिटी है, जब एक लड़का है मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है तो नेक्स्ट स्टेप जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और शाहरुख जब शुरुआत की तब से ही सोचा करते थे कि कोई ना कोई खेलेगा, और अब इसकी परफॉर्मेंस देख के लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं है, बस क्योंकि जो परफॉर्मेंसेस है थोड़े लंबे टाइम तक कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, जस्ट बिकॉज एक सीनियर टीम में आना, एक अंडर 19 में आना, उसमें बहुत वास्ट डिफरेंस होता है। और इसका एक बेस्ट पार्ट है ये, इतना उस चीज़ का ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर नहीं लेता, प्रेशर बिल्कुल लेता नहीं है। इस जो उसके सामने जो चीज़ें आती हैं, जो मैचेस आते हैं, या जो जिस भी लेवल पे खेला, चाहे आईपीएल खेला है, चाहे रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, चाहे सैयद मुश्ताक अली खेल रहा है, तो मैच बाई मैच ये चल रहा है। तो इसके अंदर भी एक अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा यूँ जल्दीबाजी नहीं करें, क्योंकि जल्दीबाजी आज आप करोगे तो आप अपने ऊपर प्रेशर बनाओगे। तो मुझे लगता है कभी ना कभी इसको भी इंडिया कैप मिलेगी। तो ये कह सकते हैं एक तरीके से जो कर्म भूमि रही है रवि की, कर्म भूमि से हमने आपको बता दिए, कहानी किस्से जो हैं सारे आपके साथ शेयर किए हैं याराना सीरीज़ के, और याराना हमारा भी डेवलप हुआ है, हमारे साथ जो ऑडियंस है उनका भी याराना डेवलप हुआ होगा।
अब चलेंगे कर्मभूमि से जन्मभूमि। जन्मभूमि इन द सेंस आपके घर पर भी थोड़ी बातचीत की जाएगी, जो बता रहे हैं कि शुरुआत में ऐसा फेज़ था और यहाँ से वो आते थे तो थोड़ा सा होता था यार, घर वाले भी कभी कभी बोलते थे कि क्या कर रहे हो, पापा की तरफ से प्रेशर था कि बेटा पढ़ाई भी करनी है, मम्मी ने बट हमेशा सपोर्ट किया है। तो मम्मी से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या और कहानियाँ हैं रवि की और उनकी इस जर्नी की, इस सफ़र की। तो बने रहिए हमारे साथ।